एक सरफेस होता है और एक उसमें नॉर्मल होता है। समझो, एक तरबूज है, एक वाटरमेलन है, उसके ऊपर एक पिन घोंप दिया। एक वाटरमेलन लिया और उसके ऊपर कहीं पे एक पिन जो है, जैसे एक वाटरमेलन लिया, कोई भी चीज है, उस पर एक पिन यहां लगा दिया, एक पिन यहां लगा दिया, एक पिन यहां लगा दिया। अब समझो, जिस पॉइंट पे ये नॉर्मल है उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, अगर हमको इसका इक्वेशन, अगर हमको इसका वेक्टर पता है, इस डायरेक्शन में वेक्टर पता है, वेक्टर किस फॉर्म में होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज समथिंग, दैट इज द वेक्टर। ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में वेक्टर होता है। अगर नॉर्मल वेक्टर पता है तो इस पॉइंट पे जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर जो एक सरफेस ड्रॉ होगा, उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये तो मैथ में पढ़ोगे 3D ज्योमेट्री में। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज है। समझो, क्यों इस तरह का इक्वेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि ये मेरा काम नहीं है, फिर भी। ये मान लो कोई सरफेस है और ये मान लो इस पे कोई नॉर्मल है। समझो, ये कोई सरफेस है जो कि परपेंडिकुलर है और ये उस पे नॉर्मल है, ठीक है। तो अब तुम समझो, इसका इक्वेशन है, इसका इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ए आई कैप, या कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। और ये इसका कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहां मान लो ये पॉइंट कौन सा है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। मान लो ये जो पॉइंट है वो है एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। इस प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पूरे प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसकी कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स, वाई, जेड। इस पूरे प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। तो तुमको ये पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, अगर हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, इस तरह से कार्डबोर्ड है, और यहां पर ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, तो हम अगर यहां से इस पॉइंट से, इस नॉर्मल के बेस से कोई वेक्टर यहां ड्रॉ करेंगे पूरे प्लेन में, वो इसके होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस वेक्टर में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं, इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड माइनस जेड नॉट के कैप। तो क्या हम कह सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड माइनस जेड नॉट के कैप डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर के साथ। और ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप कितना होना चाहिए, 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जब तुम इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई नॉट इंटू बी प्लस जेड माइनस जेड नॉट इंटू सी इज 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, यहां से एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई नॉट इंटू बी प्लस जेड माइनस जेड नॉट इंटू सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब तुम क्या देख रहे हो, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। इस पूरे प्लेन में तुम कोई भी पॉइंट ले रहे हो, वेरिएबल क्या है, एक्स, वाई, जेड। तो वो कोई भी पॉइंट जो इस प्लेन में है, जिसका एट रैंडम हमने कोऑर्डिनेट लिया है एक्स, वाई, जेड, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से क्या आएगा, देखो तुमको, यहां से आएगा ए एक्स, यहां से क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, उस साइड क्या चला जाएगा, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस जेड सी जेड नॉट, एंड दैट इज अनदर कांस्टेंट, सो दैट इज सम कांस्टेंट लैम्डा। सो दिस इज द प्लेन, ये प्लेन होता है। तो याद रखना, फिजिक्स में कहीं भी अगर एक लाइन है, एक वेक्टर है, एक परपेंडिकुलर है और उसके एक सरफेस है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर जानता हूं सरफेस निकाल सकता हूं, सरफेस जानता हूं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। मैं वेव ऑप्टिक्स में ये नहीं चाहता हूं कि कल को मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि एक वेव फ्रंट का इक्वेशन है, एक वेव फ्रंट का इक्वेशन है, अगर वेव फ्रंट का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड is a constant, x plus y plus z is a constant, then find the direction in which the ray is traveling। अगर इक्वेशन है किसी वेव फ्रंट का x प्लस वाई प्लस जेड इज ए कांस्टेंट, वेव फ्रंट एक सरफेस होता है जो रे के परपेंडिकुलर होता है। अगर हमको ये पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x आई कैप
कोफिशिएंट ऑफ y j कैप, कोफिशिएंट ऑफ z यानी c k कैप, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रे। और अगर रे का पता है तो कोफिशिएंट ऑफ i कैप इंटू x प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप यानी b इंटू y प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप यानी c इंटू z इज ए कांस्टेंट, इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस। तो एक लाइन और एक सरफेस का ये रिलेशनशिप होता है जो फिजिक्स में बहुत जगह काम देता है। मैं भी बता देता हूं बट ये रिपीट होगा कई बार, कई कॉन्सेप्ट में, कई चैप्टर्स में रिपीट होगा। ठीक है, अब देखो कोई डाउट यहां पे? जो 11th के बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको लग रहा है ये कुछ ऐसा है, मैंने बोला है इसको पेंसिल से राउंड कर देना, इसको पेंसिल से राउंड कर देना एंड वेट करना कि जब मैथमेटिक्स में 3D ज्योमेट्री होगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो, कौन बोल रहा है? संस्कार। हाँ, संस्कार नहीं आएगा समझ में। मुझे लगता है कि ड्रॉपर में कुछ लोग समझ नहीं आ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, इसको बाद में देखना। अभी देखो इलेवेंथ के बच्चों के लिए वही है, मतलब अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसमें क्या है? इंसिडेंट रे को कितने एंगल से घुमाए तो वो रिफ्लेक्टेड बन गया। समझो ये तुम्हारा प्लेन मिरर था, लाइट गिरा इस तरह से, लाइट को जाना था इस तरह से, बट यहां पे नॉर्मल के साथ क्या करेगा? ये कोलाइड करेगा और यहां पे नॉर्मल के साथ जो है रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से चला जाएगा। ये एंगल अगर आई है, ये एंगल भी आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। तो ये जो है बताओ, इसको जाना था इस डायरेक्शन में, ये था ओरिजिनल डायरेक्शन, ये था ओरिजिनल डायरेक्शन, ये है फाइनल डायरेक्शन, इमर्जेंट डायरेक्शन, ये है फाइनल डायरेक्शन। हमको इसको घुमाना पड़ा इतना एंगल, हम इस डायरेक्शन को कितने एंगल घुमाएं ताकि ये फाइनल डायरेक्शन ये हो जाए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो बताओ? ये पूरा एंगल था 180, 180 माइनस 2 है। और इसका एक सेंस होता है, इसका एक सेंस होता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसका एक सेंस होता है। हम यहां कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में हम कह रहे हैं 180 डिग्री माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज। खैर जो भी है, अब बताओ इसको अगर हम एंगल आई को वेरी करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे वेरी होगा? अगर हम एंगल आई को वेरी करें और एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट करें तो क्या होगा? अगर हम एंगल आई को वेरी करें और एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट करें तो क्या होगा? जब आई की वैल्यू 0, तो आई की वैल्यू 0 तो कितना था? 180 डिग्री। और जब आई की वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू 0 तो आई कितना होगा? 90 डिग्री। ये बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। समझो I इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? I इज इक्वल टू 0 का मतलब है ऐसे गिरेगा लाइट। I इज इक्वल टू 0 का मतलब है अलोंग द नॉर्मल गिरेगा और उसी रास्ते पे लौट जाएगा। यानी जो इंसिडेंट डायरेक्शन है और जो इमर्जेंट डायरेक्शन है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल इस तरह से था और इस तरह हो गया, यानी डेविएशन कितना हो गया? पूरा 180 डिग्री घूम गया। 90 डिग्री का मतलब क्या है? देखो 90 मतलब ये इस तरह गिरेगा, ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेगा, ग्रेजिंग गिरेगा, ग्रेजिंग गिरेगा तो ग्रेजिंग ही निकल जाएगा, तो डेविएशन कितना आएगा? 0 आएगा। 90 डिग्री में डेविएशन कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब समझो अगर एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रहा हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो नेट डेविएशन निकालना है। हम सबको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? नेट डेविएशन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस।
एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा आई, टेक साइन इंटू कंसिडरेशन, साइन इंटू कंसिडरेशन। और यहां साइन प्लस माइनस इस तरह से नहीं होता है राइट और लेफ्ट, यहां क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, या उल्टा ही मान सकते हो। तो समझो पहली बार रिफ्लेक्शन किसी मिरर से हुआ और उसने इसको 30 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज। समझो पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ किसी मिरर में, इसने इसको घुमा दिया 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा मिरर यहां पे था, फिर से यहां रिफ्लेक्शन हुआ और इसने इसको घुमा दिया 20 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले ने घुमाया 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे ने घुमाया 20 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन होगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझो अगर पहले ने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 30 डिग्री और दूसरे ने क्लॉकवाइज घुमाया 20 डिग्री, तो नेट डेविएशन जो बचेगा वो बचेगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर पहले ने 30 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे मिरर ने भी उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा दिया 20 डिग्री, तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको हम लेके जोड़ देते हैं, उसको हम लेके जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इस यहां तो कोई डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, समझ गए होंगे। अब देखो, अब समझो इस बात को, हम निकालना चाहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। हम निकालना चाहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमको इंसिडेंट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल का डायरेक्शन दिया हुआ है, हमको E2 निकालना है। समझो E1 दैट इज यूनिट वेक्टर along incident direction is known। E1 कैप पता है, n कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर along the normal to the mirror, यह भी नोन है। E2 vector that means unit vector along reflected ray is to be calculated। reflected ray is what? अगर हमको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, तो हमको ये बताना है रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालें, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है, ये इस तरह से लाइट गिर रहा था, ये मिरर है, यहां ये नॉर्मल था और ये यहां से रिफ्लेक्ट कर गया इस तरह से, हमको ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ये मान लो एंगल कितना है आई, ये भी कितना है आई, यहां हमको E1 कैप पता है, यहां हमको n कैप पता है, हमको E2 कैप निकालना है इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप, ठीक है, समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, फिर यहां से हम ड्रॉप करते हैं नॉर्मल। इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे पे कोई पॉइंट लेते हैं, कॉल इट O। हम यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं सपोज P और यहां से ड्रॉप कर देते हैं नॉर्मल इस तरह से। इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R। समझ रहे हो, ये हमने डायग्राम बनाया था। रिफ्लेक्टेड रे पे हम कहीं भी, रिफ्लेक्टेड रे पे कहीं भी हम एक पॉइंट लेते हैं, वहां से हम ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर ऑन द मिरर और वो इसको एक्सटेंडेड लाइन से मीट करा देते हैं। अब बताओ क्या हम लिख सकते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है
E2 कैप, ये तो हम पहले ओपी वेक्टर को लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? ओपी वेक्टर को। क्या हम ओपी वेक्टर को लिख सकते हैं? क्या OR वेक्टर प्लस RP वेक्टर? क्या हम O से P वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टोरियली ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग? यहां से यहां तक का वेक्टर प्लस यहां से यहां तक का वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट? ओपी को हम लिख सकते हैं, ओपी का लेंथ टाइम्स ऑफ E2 कैप। क्यों लिख सकते हैं? किसी भी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? कंप्लीटली उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? इसका मैग्नीट्यूड है ओपी, इसका मैग्नीट्यूड है ओपी, और इसका डायरेक्शन कितना है बताओ? E2 कैप इज इक्वल टू OR वेक्टर को क्या लिखोगे बताओ? OR वेक्टर को क्या लिखोगे? सो बताओ। OR टाइम्स ऑफ, OR इज द लेंथ टाइम्स ऑफ, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है बताओ? E1 कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? E1 कैप प्लस क्या हम इस RP को, क्या हम RP को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ QP? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि PQ और QR इक्वल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सो PQ की लेंथ और QR की लेंथ सेम है, यानी हम R से P को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ Q2P, 2 टाइम्स ऑफ Q2P। समझो, R से लेकर P तक का लेंथ, R से लेकर P तक का लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q से P तक का लेंथ। और डायरेक्शन कौन सा होगा इस वेक्टर का? चाहे तुम RP लो या QP लो, इसका डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू n कैप है। बताओ, दिस डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर RP इज पैरेलल टू n कैप, तो इनटू n कैप। एग्रीड? यहां तक किसी कोई डाउट है बताओ? अब क्या करो? दोनों साइड OP से डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या करो? OP से डिवाइड कर दो। ये OP और ये OP कट जाएगा। OP, लेंथ OP और लेंथ OR इक्वल है, लेंथ OP और लेंथ OR इक्वल है। समझो, लेंथ OP और लेंथ OR इक्वल है, तो OP और OR भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा तुमको? E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ QP बाय OP टाइम्स ऑफ n कैप। E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ QP बाय OP, QP बाय OP टाइम्स ऑफ n कैप। ना सवाल है हम QP बाय OP को कैसे निकालें? इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज E1 कैप एंड n कैप। ठीक है, अब क्या करते हैं हमको QP और OP में रिलेशन चाहिए। ये बता, QP और OP का रिलेशन क्या होगा? व्हाट इज QP बाय OP? व्हाट इज QP बाय OP? ये देखो, ये एंगल है I और ये एंगल I है, तो ये एंगल भी I है। क्या हम QP बाय OP को लिख सकते हैं cos I? क्या हम QP बाय OP को लिख सकते हैं cos I? क्या इस क्वांटिटी को हम cos I लिख सकते हैं? फिर cos I होगा इस ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स PQ बाय PO, PQ बाय PO। ये जो क्वांटिटी है, ये जो रेशियो है, इसको हम cos I लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से, यानी दैट वुड बिकम इक्वल टू E1 कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos I n कैप। इसको लिख दिए cos I। यहां तक कोई डाउट है बताओ? हाँ सर, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट n वेक्टर हमेशा 0 होगा। क्या होगा? E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर हाँ डॉट n वेक्टर, हाँ ये हमेशा 0 होगा क्या? हाँ 0 होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है सर। एक मिनट, क्या 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 बोले? E2 क्रॉस 0 होगा, डॉट नहीं होगा 0। डॉट पूछ रहे हो? हाँ सर, डॉट नहीं होगा। क्यों होगा? सर पैरेलल आएगा ना E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर।
पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा हाँ सॉरी सर, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। क्रॉस में जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो कॉस आई निकालना है। समझो, जब भी किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, हम जानते हैं वी गो बाय द प्रोसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमको एक मेथड देता है किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का। हम क्या करते हैं, यहां पर E1 कैप डॉट एन कैप लेते हैं। हम E1 कैप डॉट एन कैप लेके देखते हैं क्या आता है। बताओ क्या आएगा? E1 कैप डॉट एन कैप, बताओ क्या आएगा? सपोज वी आर गोइंग फॉर E1 कैप डॉट एन कैप, तो E1 कैप डॉट एन कैप होगा, दोनों यूनिट वेक्टर है, 1 into 1 cos, 1 into 1 cos, एंगल बिटवीन E1 कैप एंड एन कैप। अब ये बताओ E1 कैप और एन कैप में एंगल कितना है? E1 कैप और एन कैप में एंगल कितना है बताओ? व्हाट इज एंगल बिटवीन E1 कैप एंड एन कैप? 180 minus I। 180 माइनस आई, करेक्ट। आई नहीं है, गलती मत करना। ये देखो, जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, सबसे पहले दोनों के टेल को एक जगह लाना पड़ता है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को कॉमन करते हैं खींच के। इसको पैरेलल ट्रांसलेट कर लो, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को कॉमन कर दो। जब स्टार्टिंग पॉइंट को कॉमन करोगे, इसके बीच दो एंगल बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये इन दोनों में जो एंगल 180 या उससे कम होगा वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो यहां पे सोचो, ये जहां E1 कैप खत्म हो रहा है वहां से एन कैप स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा इसका अरेंजमेंट नहीं है टू फाइंड एंगल। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को खींचते हैं और यहां ले आते हैं, इस E1 कैप को खींचते हैं और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को एन कैप के स्टार्टिंग पॉइंट से कॉमन कर देते हैं। तो क्या होगा, इस टाइप से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? एन कैप तो यही रहेगा, एन कैप तो यही रहेगा और E1 कैप हो जाएगा ऐसा। Now this arrangement is proper. Now इस केस में तुम देखोगे ये एंगल कितनी थी? आई थी, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस आई, cos 180 डिग्री माइनस आई। ठीक है, दैट वुड बिकम इक्वल टू व्हाट? cos 180 माइनस आई माइनस cos आई, दैट इक्वल टू माइनस cos आई। cos 180 माइनस आई माइनस cos आई। तो E1 कैप डॉट एन कैप होता है माइनस cos आई। ठीक है, E1 कैप डॉट एन कैप होता है माइनस cos आई। नाउ यहां लिख सकते हो माइनस ऑफ cos आई। cos आई की जगह क्या डाल दोगे बताओ? E1 कैप डॉट, यहां cos आई की जगह क्या दे देंगे हम? माइनस ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप। सो दैट आवर एक्सप्रेशन फाइनली बिकम्स E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट एन कैप टाइम्स ऑफ ये एक स्केलर है, टाइम्स ऑफ एन कैप। दिस इज आवर एक्सप्रेशन। दिस इज आवर एक्सप्रेशन। E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 cap dot n cap. This is scalar quantity. This is complete bracket scalar quantity times of n cap. यहां से तुमको पता चल रहा है कि E1 n cap और E2 cap कोप्लेनर है। तुम जब भी किसी एक वेक्टर को जब भी तुम किसी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बाकी टू वेक्टर में लिख सकते हो, और तुम लिख सकते हो इस तरह से। समझो, अगर तुम कभी भी किसी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हो, कैसे? वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। When lambda and beta are scalar quantities, जब भी तुम किसी वेक्टर को lambda टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर B लिख सकते हो। Where lambda and beta are scalar quantities, that means A, B and C are coplanar. A, B, C are coplanar. A को मैग्नीफाई किया, समझो, A को मैग्नीफाई किया lambda टाइम्स, B को मैग्नीफाइड किया बीटा टाइम्स, और फिर दोनों का वेक्टर सम लिया, ट्रायंगल लो, तो बन गया थर्ड वेक्टर। यानी इस प्लेन में ही नहीं होगा, क्योंकि दिस इज दिस प्लस दिस इज दिस। दैट मीन्स क्या है कि ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल लॉ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लैम्डा इंटू बी इज वन वेक्टर, लैम्डा इंटू बी इज वन वेक्टर, ओके। बीटा टाइम्स ऑफ बी इज वन वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इज वन वेक्टर, और दोनों का वेक्टर सम आ रहा है ये, दैट इज दे मस्ट बी कोप्लेनर। यहां से भी पता चल रहा है दे आर कोप्लेनर।
दे आर कोप्लेनर। कोई डाउट? इसको याद रखना, डेरिवेशन भले याद मत करो बट इसको याद रखना, ठीक है। E2 कैप इज E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट N कैप टाइम्स ऑफ N कैप। देखो अब समझो इस बात को। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके, इस मेथड का यूज करके ये जानना चाहें कि ये हमारा XY प्लेन है, ये हमारा जो है सपोज XY प्लेन है, और ये हमारा मान लो नॉर्मल है, N कैप इज इक्वल टू क्या है, K कैप है, और यहाँ पे एक रे गिर रहा है, यूनिट वेक्टर गिर रहा है, यहाँ E1 कैप दिया हुआ है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो प्रूव करो कि इसका रिफ्लेक्टेड जो होगा इस डायरेक्शन में E2 कैप कितना होगा। हम जानते हैं E2 कैप कितना होगा, हम जानते हैं, तो बताए हुए हैं। सिर्फ हम K कंपोनेंट को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, Z की जगह माइनस Z। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का या जो कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का अलोंग द नॉर्मल होता है वो रिवर्स हो जाता है, बाकी सारा जो पैरेलल कंपोनेंट है वो अनचेंज रहता है। तो जरा इसको देखते हैं इस मेथड से कैसे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट N कैप होल टाइम्स ऑफ N कैप। E1 कैप डाल दो, E1 कैप कितना आ गया, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 डॉट N कैप, E1 डॉट N कैप। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, दिस डॉट दिस कितना होगा बताओ। तुमको पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या लेते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो x1 x2 0, इसमें x है ही नहीं, y1 y2 0, सिर्फ k1 k2, तो क्या हो जाएगा z, k z k कैप डॉट k कैप, k कैप डॉट k कैप 1 होता है। ये हो गया टोटल 2, ये हो गया 2, ये हो गया टोटल, डॉट प्रोडक्ट हो गया z टाइम्स ऑफ n कैप। n कैप कितना है बताओ, k कैप, तो कितना आएगा बताओ। x एक ही है, i कैप बस एक टर्म है, j कैप सिर्फ एक टर्म है, k कैप का 2 टर्म है, z माइनस 2z k कैप, तो कितना आ गया माइनस z k कैप। लेकिन इस मेथड से तुम तभी निकाल सकते हो जब ये 3 डायमेंशन में हो, यानी कि n कैप भी, ये जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर, अगर n कैप का डायरेक्शन भी आई कैप जे कैप और के कैप का कॉम्बिनेशन हो, यानी ये इस तरह से टिल्टेड हो, न तो प्लेन एक्स में है, न वाई में है, न फिर जेड में है, ये इस तरह से टिल्टेड है कि 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है ये वेक्टर, तभी तुम इस मेथड से निकाल सकते हो उसमें E2 कैप के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। इसको याद रखना। सेकेंड, नाउ एक होता है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ये बताता है कि लाइट क्यों उस एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करता है। समझो, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन है, वो है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। वो क्या होता है, देखो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल होता है इसका कहना है कि लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करना है, और लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करना है, और उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ट्रेवल करने की, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं ट्रेवल करने के। उन सब रास्तों में वो वही रास्ता चुनेगा, उन सब रास्तों में वो वही रास्ता चुनेगा जो बाकी रास्ते जो हैं उनके कंपैरिजन में या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो, यानी एक्सट्रीमम हो। मींस लाइट टेक्स between 2 points to travel from one point to another. Light would take that path
which ensures, which takes least or most of all paths. जनरली वो मिनिमम होता है, बट कभी कभी मैक्सिमम भी होता है. लेकिन आउट ऑफ सब 10 पाथ है, 10 पाथ है, 10 नहीं, मिलियंस ऑफ पाथ है, इनफाइनाइट पाथ है. उस पाथ में एक पाथ को सबसे कम टाइम लग रहा है तो वही रास्ते पे जाएगा, या एक पाथ को सबसे ज्यादा लग रहा है तो उसी रास्ते पे जाएगा. तो कैसे होता है समझो. हमको इसका यूज करके क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है. वी हैव टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. समझो, ये प्लेन है, ये एक तुम्हारा मिरर है. हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं जानते हैं, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं जानते हैं. हम बस ये जानते हैं कि लाइट को यहां से स्टार्ट करना है और यहां पहुंचना है, रिफ्लेक्शन होकर यहां पहुंचना है, इससे टकराना है और यहां पहुंचना है. लाइट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रीच हियर. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. लाइट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रीच एट पॉइंट बी. तो लाइट कैसे जा सकता है, बहुत सारा तरीका है जाने का. लाइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, हमको ए से लाइट को स्टार्ट कराना है और बी पे पहुंचाना है. इन दोनों के बीच का ये हाइट है सपोज h1, ये हाइट है h2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d. नाउ लाइट चाहे तो यहां पर आए पहले तब यहां जाए, कर सकता है. लाइट चाहे तो यहां पर आए पहले तब यहां जाए, कर सकता है. लाइट चाहे तो यहां पर आए और तब यहां जाए, कर सकता है. इट्स समथिंग लाइक you have to travel. It's something like, ये क्वेश्चन सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है. हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, मतलब दीवार इस तरह से, ये ग्राउंड है, ये बोर्ड है, ये ग्राउंड है. हमको यहां से एक बॉल को फेंकना है, रोल करना है, ताकि बॉल यहां टकराए और इसके तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, मिनिमम टाइम में पहुंच जाए. तो कैसे फेंकेंगे, या एक पर्सन चाहता है यहां से दौड़े, दीवार को टच करे और यहां पहुंच जाए. ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए, रन्स विद कांस्टेंट स्पीड, टचेज द वॉल एंड रीचेज द बी. एक पर्सन यहां से दौड़ता है, उसको दीवार को टच करके बी तक पहुंचना है और सबसे कम टाइम में पहुंचने की वो कोशिश करेगा. तो कैसे करेगा, क्या वो यहां से यहां आए तब जाए, या यहां से यहां आए तब जाए, किस पॉइंट को ये टच करे स्ट्रेट आके और फिर इस तरह जाए कि इसको मिनिमम टाइम लगे. ये क्वेश्चन सिमिलर है, ये क्वेश्चन सिमिलर है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से. तो बेसिकली आउट ऑफ ऑल दिस पाथ ये कौन सा पाथ ले जिसको मिनिमम टाइम लगे. तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, मान लेते हैं ये लाइट यहां गिरा, पहले यहां पे आया और तब यहां पे गया, समझ रहे हो, पहले यहां आया तब यहां गया. हम इसको नाम देते हैं लेट इट बी एक्स, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स. तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा d माइनस एक्स, ठीक है. टोटल था d, यहां पे मान लो ये x जो है यहां से x डिस्टेंस पे आके और तब ये इस तरह से गया. अब ये बताओ इस प्रोसेस को टाइम कितना लगेगा. तो यहां से यहां आने में इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, टाइम लगेगा इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर बाय c, x square plus h1 square by c. c is the speed of light in vacuum, c is the speed of light in vacuum, plus अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाए बताओ, ये डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर बाय c. ये होगा ना टाइम, ये होगा टाइम. नाउ तुम चाहते हो टाइम मिनिमम लगे, सो दिस टाइम डिपेंड्स ऑन वन वेरिएबल. This time is dependent on x. When x is varied, this time is varied. When x is changed, this time taken would change. हमको वो x निकालना है जिसके लिए टाइम मिनिमम हो. तो क्या चाहिए, dt by dx क्या चाहिए, 0. अगर हमको टाइम मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी चाहिए, तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि डिफरेंशिएशन उसका 0 होना चाहिए. इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा बताओ,
1/c को तो बाहर निकाल दो। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ nx n माइनस 1 इंटू 2x। और यहां पे बताओ हाफ d माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ d माइनस एक्स इंटू माइनस 1। ये होना चाहिए 0, ये होना चाहिए 0, समझो, ये होना चाहिए 0। ये जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो जिनको डिफरेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल लगाएंगे, पहले इसको इसी के साथ करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, इसी के साथ करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा हाफ ऑफ दिस होल क्वांटिटी टू द पावर माइनस हाफ। फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के साथ, तो एच स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2x। इस तरह से कर सकते हैं, तुम चेक कर सकते हो। क्या करोगे, ये और ये कट गया, ये निकल गया, ये हो जाएगा x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहां माइनस साइन था, इज इक्वल टू d माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। अब ये बताओ, ये x बाय अंडर रूट ऑफ दिस, ये क्या है, x बाय दिस। तो क्या इसको हम अगर यहां पे एक एंगल ले रहे हैं, मान लो यहां पे एक एंगल था, ये था θ1 और ये था मान लो θ2, तो क्या ये θ1 है, बताओ। यहां अगर नॉर्मल ड्रॉप कर दें तो अगर ये वर्टिकल के साथ θ1 था, तो ये भी θ1 होगा। क्या ये x बाय अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, क्या ये साइन θ1 है। और क्या ये एंगल अगर नॉर्मल के साथ दूसरा रे θ2 बना रहा था, ये θ2 है, तो क्या ये एंगल θ2 है, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा, बताओ d माइनस एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन θ2। तो यहां से क्या आ रहा है, θ1 इक्वल टू θ2, यहां से क्या आ रहा है, θ1 इक्वल टू θ2। यानी अगर ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम भी होता, यदि काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम भी होता, तो हम क्या करते, जो लाइट ट्रेवल करता पाथ उसी को फॉलो करेंगे। अगर हमसे कभी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि टाइम को मिनिमाइज करना है, तो हम वही काम करेंगे, सोचेंगे अगर लाइट यहां से यहां जाता तो कैसे जाता, लाइट जिस तरह जाता हम भी उसी तरह जाएंगे, लाइट जिस तरह जाता हम भी उसी तरह जाएंगे। हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम नेचर की उस प्रॉपर्टी को एज ए होल बोरो कर लेंगे कि नेचर अगर होता तो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए यहां से इसको लाइट को ट्रेवल कराता इस तरह से, तो हम भी वही करेंगे। और फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से हम हर चीज प्रूव कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन से लेकर लेंस से लेकर प्रिज्म तक सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल याद रखना, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ऑल्दो फिर से बता रहा हूं कि तो अब हमारा है बचा हुआ, अब हमको स्टार्ट करना है प्लेन मिरर और उसके बाद क्वेश्चंस बनाने हैं। अभी तक तो थ्योरी ही पढ़ रहे थे, ठीक है। कोई डाउट? एक चीज को छोड़ के, वो जो है क्या बोलते हैं, वो जो मैंने बताया था 3D ज्योमेट्री वाला, ड्रॉपर वाले बच्चों को 3D ज्योमेट्री समझ में आया था कि नहीं? यस सर। आ रहा था ना, क्योंकि ड्रॉपर को तो मैं मान के चलता हूँ तुम लोग तो पूरा सिलेबस